तो दोस्तों आज हम एक्सप्लेन करने वाले हैं मलयालम इंडस्ट्री का और एक हिडन जेम जो कि रिसेंटली रिलीज हुआ है। ये मूवी आते ही बहुत फेमस हो गया। इस मूवी का नाम है कृष्कंदा कंदम। तो ज्यादा देरी नहीं करेंगे, चलिए एक्सप्लेनेशन को शुरू करते हैं। वीडियो को पहले ही लाइक कर दीजिए। मूवी की शुरुआत में हम देखते हैं पुलिस स्टेशन को, जहाँ पर हमको ये पता चलता है कि इलेक्शन शुरू होने वाले हैं। जिस घर में गन के लाइसेंस है उस गन को इलेक्शन के आगे जमा करना पड़ेगा पुलिस स्टेशन में, इसलिए सारा लिस्ट बनाया जा रहा है और सबको बुलाया जा रहा है पुलिस स्टेशन गन को जमा करने के लिए। बहुत सारे लोग आते हैं और गन जमा कर देते हैं। तभी हम देखते हैं अजय को, जो कि अपने दोस्त और अपर्णा के साथ खड़े थे रजिस्ट्रार ऑफिस। वो और अपर्णा शादी करने वाले थे। तभी उनके पास एक कॉल आता है जो कि पुलिस स्टेशन से होता है। वो बोलता है कि अपू पिल्लाई आपके पिता है, तो आपको तो न्यूज पता ही होगा कि उनके पास गन लाइसेंस है और उनको ये जमा करना है पुलिस स्टेशन इलेक्शन के पहले, पर वो कोई कॉल नहीं उठा रहे हैं। तभी अजय बोलते हैं हो सकता है पापा अभी बिजी है सर, मैं शाम को आता हूँ और गन आपको जमा कर देता हूँ। फिलहाल सर अभी मैं घर से बहुत दूर हूँ तो मैं अभी नहीं आ पाऊंगा। तब वो बोलते हैं ठीक है आप एड्रेस लिखवा लीजिए, हम खुद आके उधर से ले लेंगे। फिर वो पुलिस ऑफिसर एड्रेस लिख लेता है और फोन काट देता है। फिर अजय के पास उसका दोस्त शिवा होता है जो कि उसके भाई की तरह है। शिवा उसे एक सजेशन देता है कि अपने पापा से पूछो कि उनके गन कहाँ पर है, क्योंकि इलेक्शन आने वाला है और ये बहुत एक सेंसिटिव मुद्दा भी है। अजय अपने फादर अप्पू को जब कॉल करते हैं, उसके फादर बोलते हैं अभी भी मैं गन ढूंढ रहा हूँ, मतलब उनको गन बहुत टाइम से नहीं मिल रहा। अप्पू बोलते हैं कि पापा पच्चीस से ढूंढिए क्योंकि पुलिस स्टेशन में वो जमा करना है। अजय को फिर अप्पू बोलता है ठीक है मैं ढूंढ लूंगा और मैं जमा भी कर दूंगा, तू फोन रख, और रूडली फोन काट देते हैं। ये सब कुछ कॉन्वर्सेशन शिवा सुन रहा होता है। वो बोलता है सबसे अच्छा ये होगा कि गन खोने की एक रिपोर्ट पुलिस स्टेशन में दर्ज कर दो, क्योंकि अगर वो गन खो चुका है तुम्हारे घर से, अगर कोई यूज करता है और कोई क्राइम वगैरह करता है तो प्राइम सस्पेक्ट तुम लोग ही बनोगे और हैरेसमेंट होगा फालतू का। तब अजय बोलता है पापा ने कैसे बिहेव किया आपने तो देखा है, मैं उनसे ऐसे बात नहीं कर सकता, वो ढूंढ रहे हैं और वो मिल भी जाएगा, पहले ये काम निपटा लेते हैं। फिर हम देखते हैं वो लोग रजिस्ट्री वगैरह करके घर पहुंचते हैं अपर्णा को लेके। पर उतने टाइम ड्यूरेशन में हम देखते हैं कि जिस पुलिस ऑफिसर ने एड्रेस लिया था वो अप्पू के घर पहुंच चुके हैं। अप्पू से वो पूछताछ करते हैं और अप्पू सब कुछ सच सच बता देते हैं कि गन खो चुके हैं उनसे। फिर पुलिस ऑफिसर घर के तलाशी वगैरह लेते हैं। तब उधर अजय आता है और हमको ये भी पता चलता है कि अप्पू एक्स मिलिट्री ऑफिसर है, मतलब वो पहले मिलिट्री में काम किया करते थे। और इसी के साथ जो अजय है वो भी फॉरेस्ट डिपार्टमेंट में काम करते हैं। और पुलिस फिर अजय को डांट लगाते हैं, ये मिलिट्री पे काम करते हैं और आप फॉरेस्ट डिपार्टमेंट में काम करते हो, तो एक गन को कैसे संभालना ये आप लोगों को नहीं आता। इलेक्शन का टाइम नहीं होता तो हमको ये भी नहीं पता चलता कि गन खो चुका है, कोई क्राइम होता है तो प्राइम सस्पेक्ट आप लोग बनोगे। ये सारा कॉन्वर्सेशन सुन के अप्पू को मनो गुस्सा आता है। वो बोलता है ठीक है मैं मिसिंग रिपोर्ट लिखवा लूंगा आप लोगों की तसल्ली के लिए, और आप लोग चाहे तो मेरे ऊपर सर्विलेंस भी बिठा सकते हो इलेक्शन के दौरान कि मैं कोई क्राइम ना कर दूं। पुलिस ऑफिसर ये सब कुछ सुनने के बाद एक मिसिंग डायरी तो फाइल कर लेते हैं। पर रात को अजय थोड़ा रिलैक्स होता है और सोचता है कि नहीं उसकी शादी हुआ है तो अपर्णा को भी टाइम देना चाहिए। वो दोनों बात ही कर रहे होते हैं, तभी पीछे से अप्पू आता है और बोलता है कल मनियन को बुलाओ और उसके साथ कुछ लोगों को भी बुलाना, मुझको पेड़ पे लोग चढ़ाने हैं। फिर हमको अगले दिन दिखाया जाता है अपर्णा कॉफी पीते पीते अपने एरिया में घूम रही होती है, क्योंकि अजय का जो घर है वो फॉरेस्ट एरिया के पास है, मतलब जंगल एरिया, उसके बीचों बीच एक घर। अपर्णा तब नोटिस करती है कि पेड़ के ऊपर एक पुराना रेडियो रखा हुआ है, मतलब वो रेडियो उधर कैसे गया, ये क्वेश्चन उसके मन में उठे उससे पहले उधर अजय आता है। अजय आते ही बोलता है तुमको पता है रामायण के टाइम बानर सेना इधर रहा करते थे, अभी तो बानर सेना नहीं है, सिर्फ बंदर बचे हुए बहुत सारे। वो लोग हमारे आस पड़ोस के सारे घर से कुछ न कुछ सामान ले लेते हैं और ऐसे पेड़ में जाके रख देते हैं, कहीं जाके छुपा देते हैं। तब अपर्णा बोलती है ये भी तो हो सकता है कि उन्होंने ही तुम्हारे पापा का गन चुराया है। तब अजय बोलता है मुझे पता था तुम ये सोच रहे हो, पापा ने सब कुछ इससे पहले ही सोच के रखा है, इसलिए उन्होंने मनियन को बुलाया और कुछ लोगों को गन ढूंढने के लिए पेड़ों के ऊपर बंदर ने वो नहीं छुपा दिया ना। अजय ये भी बोलता है कि चच्चू भी बंदर को बिल्कुल भी पसंद करता। तब हमको पता चलता है कि चच्चू और कोई नहीं अजय का ही बेटा होता है, उसकी पहली बीबी से। पहली बीबी प्रवीणा आज से 4 साल पहले ही मर चुकी है, उसको कैंसर जैसी बीमारी लग चुकी थी और उससे ठीक 2 साल पहले इनका बेटा चच्चू मिसिंग हो चुका है, जो कि अभी भी किसी को भी नहीं मिला। फिर इतने सालों के बाद अजय ने आज दूसरी शादी अपर्णा के साथ किया है। फिर से मेन स्टोरी में वापस आते हैं। फिर लोग आते हैं और पेड़ चढ़ते हैं, पर उनको पुराने सामानों के अलावा और कुछ भी नहीं मिलता। दूसरी जगह हम अप्पू को देखते हैं जो कि अपने घर के रूम के दरवाजा को अच्छे से लॉक करने की कोशिश करता है, पर लॉक तो टूट चुका है। फिर भी वो अपने दरवाजे को कैसे भी एक जगह स्टेबल करने के बाद गाड़ी लेके निकल जाता है। रास्ते में जब वो
जा रहा होता है, बहुत सारा ट्रैफिक था और वो मानो बहुत देर से ही हॉर्न बजाया जा रहा था। जो कांस्टेबल है उसका गाड़ी को जल्द से जल्द पास करवाता है और वो एक फॉरेस्ट एरिया में पहुंचता है जहाँ पर हम सुमन को देखते हैं। सुमन फॉरेस्ट डिपार्टमेंट में एक सिक्योरिटी गार्ड का सिर्फ काम करता है। उसके अलावा वो इलीगल शराब वगैरह भी बेचते हैं। बहुत लोग आते हैं उससे शराब खरीदने के लिए। तो अपू आता है और उसका हाई फाई करता है, मानो बहुत टाइम से एक दूसरे के बीच उनके जान पहचान है। दूसरी जगह हम अजय को देखते हैं जो कि हमेशा से कोशिश करता है अपने बेटे को ढूंढने की। तो हमेशा वो अपने एक दोस्त है जो कि पुलिस डिपार्टमेंट में है, उससे हमेशा सुनती रहती है किसी मिसिंग बच्चे के कंप्लेन के बारे में जो कि हुबहू अप्पू के जैसा दिखता हो या कोई भी क्लू उसे मिल सके। फिर हमको दिखाया जाता है कि अजय जाता है अपने ऑफिस में और फिर सारे लोग उसके टांग खिंचाई करने लगते हैं कि हनीमून में तुम लोग कहाँ पर जा रहे हो। कोई दूसरी जगह का सजेशन दे रहा होता है और तब वो पूछते हैं कि तुम्हारी वाइफ पहले क्या करती थी वगैरह वगैरह। ये बातचीत चल ही रहा होता है, तभी अजय के एक दोस्त के पास कॉल आता है जहाँ पर उसको ये पता चलता है कि फॉरेस्ट एरिया में फायरिंग हुआ है और बहुत सारे गोली के राउंड्स भी चले हुए हैं। फिर फॉरेस्ट डिपार्टमेंट वालों को तो उधर जाना ही था, दूसरी जगह गाँव वाले भी उधर इकट्ठे हो जाते हैं और सारा शक बैठता है सुमन के ऊपर, क्योंकि ये रूमर्स है कि बहुत साल पहले सुमन जो है नक्सलों के लिए काम किया करता था और बॉम्ब्स वगैरह भी बनाता था। तो गांव वालों के हिसाब से एक प्राइम सस्पेक्ट जो होता है वो सुमन होता है, क्योंकि उसने पास्ट में ऐसे एक्सपीरियंस करके रखे हैं। फिर उधर फॉरेस्ट डिपार्टमेंट और लोकल पुलिस छानबीन करते हैं और ये पता चलता है कि आस पड़ोस में कोई बॉम्ब का सामान नहीं है और ये कोई राइफल का शूट आउट नहीं है, ये एक पिस्टल से चलाए गए हैं बुलेट से। ठीक उनके कॉन्वर्सेशन के साइड में अजय खड़ा हुआ होता है। वो सोच में पड़ जाता है कि उसके पापा के गन मिसिंग है और ये पिस्टल से चले हुए हैं। तो उसका भी माइंड में ये दौड़ता है कि हो सकता है कि ये इसके पापा के गन्स की बुलेट है जो कोई दूसरा कोई यूज कर रहा है। फिर हमको रात में दिखाया जाता है कि उसके पापा अभी तक वापस नहीं आए। अपर्णा बोलते हैं कि आपके पापा सुबह गए थे और अभी तक लौटे नहीं है। तब अजय बोलते हैं वो अपना काम खुद करते हैं, वो आ जाएंगे, किसी न किसी काम में वो जरूर फंस गए होंगे। फिर हमको दिखाया जाता है अप्पू को, जिसकी गाड़ी आधी रास्ते में ही बंद हो चुकी है। फिर बेटे को कॉल करके वो बुलाते हैं, अजय जाता है और गाड़ी तुरंत स्टार्ट हो जाता है। घर लौटने के बाद बहुत रात हो चुका था, फिर भी वो जंगल एरिया में जाते हैं और कुछ कागज वगैरह कुछ जलाने लगते हैं और घर के अंदर से खिड़की से अपर्णा सब कुछ नोटिस करती है कि आधी रात से भी ज्यादा टाइम में उसके पापा जंगल के एरिया में जाते हैं और कुछ जला रहे हैं और किसी को कानों कान कुछ खबर नहीं, पर वो छुप के सब कुछ देख रही होती है। फिर अगले दिन सुबह वो अपने पति अजय को सब कुछ बताती है। फिर वो दोनों उस एरिया में जाते हैं और अजय ने शिवा को भी बुला लिया था। शिवा आते ही उस जगह को देखता है और बोलता है ये जगह पूरा काला पड़ चुका है, मतलब बहुत टाइम से इधर कोई ना कोई कुछ ना कुछ जला रहा है, तुम लोग के इधर बहुत आते हो। तो वो बोलता है नहीं, हम लोग कभी भी इधर नहीं आते। जब ये सब कुछ बातचीत चल रहा होता है, घर के अंदर से अप्पू भी सब कुछ नोटिस करता है। फिर उस एरिया पे अप्पू भी आ जाता है। फिर शिवा अप्पू से पूछता है अंकल आपकी ये प्रॉपर्टी कितनी दूर तक फैली हुई है। अप्पू बोलता है ये पूरा एरिया ही मेरा है, पर आधी जमीन मैंने 2 साल पहले ही बेच दिया था। ये सब कुछ सुनने के बाद शिवा जाते टाइम अजय को एक सलाह देता है कि सुमन के साथ तुम्हारे पापा बहुत घुलते मिलते हैं, अभी माहौल ठीक नहीं है और फायरिंग भी हुआ है, तो माहौल जब तक ठीक ना हो तुम्हारे पापा को बोलो कि सुमन से थोड़ा दूर रहे, क्योंकि तुम्हारे पापा का गन मिसिंग हो चुका है। सुमन जो कि इससे पहले नक्सल वगैरह के साथ लिंक अप पाया गया और जंगल में फायरिंग भी हुआ, वो भी पिस्टल से। बहुत कुछ लिंक कर सकते हैं पुलिस वाले, तो थोड़ा संभाल के रहो। फिर हम देखते हैं सीधा शिवा उधर से पुलिस स्टेशन जाता है और कर्नाटका पुलिस स्टेशन की तरफ से एक मेल आया था जो कि एक बच्चे की मिसिंग केसेस के बारे में था, जो कि अभी मॉर्चरी में पड़ा हुआ है और हुबहू चच्चू की तरह दिखता है। शिवा फिर ये सारा न्यूज फॉरवर्ड करता है अजय को और वो और अपर्णा निकल जाते हैं कर्नाटका के लिए। दूसरी जगह हम अप्पू को देखते हैं जो कि अपने पोते की मिसिंग केसेस के जो भी न्यूज छपे थे पेपर वगैरह में, उसको कट डाउन करके अपने रूम में कुछ तो कर रहा होता है। कर्नाटका पुलिस स्टेशन में फिर वो जाता है और मॉर्चरी डिपार्टमेंट पे जाके जब अजय चेक करता है वो रोता रहता है, पर ये बच्चा उसका नहीं है। फिर हम देखते हैं कि एक लड़की जनगणना करने के लिए अप्पू के घर में आते हैं और उनसे पूछते हैं कि घर में कौन कौन है। फिर अप्पू उसे एक लिस्ट थमा देती है और बोलता है कि इसके अंदर सारे डिटेल्स आपको मिल जाएंगे। फिर वो लड़की वो लिस्ट देखने के साथ ही साथ पूरे डिटेल्स के बारे में पूछने लगती है, पर अप्पू मानो सरप्राइजिंगली अपने बेटे का ही नाम भूल चुका है। उसको भूलने की एक बीमारी है जो कि थोड़े थोड़े फ्रिक्शन टाइम के बीचों बीच वो भूल जाता है। फिर हम देखते हैं कि वो दोनों कर्नाटका से लौट आते हैं, पर उस दिन के इंसिडेंट को अभी तक अपर्णा भूली नहीं थी। फिर वो पापा के कमरे में जाते हैं और फोन्स वगैरह थोड़ा चेक करते हैं, इधर उधर थोड़ा हाथ लगाते हैं, पर उसके पापा को सब कुछ पता चल जाता है कि उसके कमरे में कोई ना कोई तो जरूर आता है और वो सीधा आता है और अजय के ऊपर चीख पड़ता है कि क्यों मेरे कमरे में तुम लोग आते हो, मेरे कमरे की कुंडी को पहले ठीक कराओ। उसके जाने के बाद अपर्णा बोलती है कि तुम्हारे पापा के फोन में सिर्फ 10 नंबर है और कुछ ना कुछ वो नोट्स बनाते रहते हैं। पर अजय बोलता है कि तुम क्यों गए उनके कमरे में, उनको पसंद नहीं कि उनके कमरे में कोई भी आए। तब अपर्णा बोलती है कि रात को जंगल में कुछ जला रहे थे, तुमको कुछ सस्पिशियस नहीं लगा। अजय उसके बात को थोड़ा अवॉइड कर देता है। इसी के साथ अपर्णा ने अप्पू के कमरे से
कुछ टैबलेट भी ले आए थे और वो अजय को वो सब कुछ दिखाती है और ये बोलती है ये सब टैबलेट्स पेशेंट्स लोग लेते हैं जिनकी दिमागी हालत ठीक नहीं है, तुम्हारे पापा ये क्यों लेते हैं। तब अजय अपर्णा को थोड़ा फ्लैशबैक बताता है और अपने पापा के बारे में भी। वो बोलता है मेरे पापा को भूलने की बीमारी है और मेरा बेटा चच्चू को पता चल चुका था कि उसके दादाजी को ये बीमारी है और उसी से मुझे भी पता चला। फिर कुछ टाइम बाद मैंने उनको बोला कि आप डॉक्टर दिखा लीजिए, पर वो मेरे ऊपर ही भड़क चुके थे और ये बोलते हैं कि मैं डॉक्टर नहीं दिखाऊंगा, मैं अपने आप ही ठीक हो जाऊंगा। फिर मुझे कुछ टाइम बाद पापा के एक दोस्त जेकब मिले थे, उनसे मैंने बातचीत किया और उनको बताया पापा के भूलने की बीमारी के बारे में आपको पता है। जेकब चुप रहता है और ये पूछता है कि तुम लोगों को कब पता चला। अजय फिर बोलता है कि माँ के मरने के बाद ही पापा ऐसे हो गए हैं। तब जेकब बोलते हैं तुमको असलियत बताऊं कि तुम्हारे पापा एक सर्विसमैन नहीं है, मतलब वो रिटायर नहीं हुए, उनको कोर्ट मार्शल करा गया, उनको निकाला गया था क्योंकि उन्होंने अपने सर्विस रिवॉल्वर खो दिया था और वो हमको कहाँ मिलता है, एक वॉशिंग मशीन पे। ये सब कुछ सुनने के बाद तब अपर्णा के मन में एक क्वेश्चन आता है। अजय का पहला बेटा चच्चू जो मैं 2 साल का था तभी प्रवीणा को कैंसर डिटेक्ट हुआ और तुम लोग चच्चू को अप्पू के पास छोड़ के बहुत बार डॉक्टर दिखाने के लिए जाते थे। इससे पहले भी 2 बार चच्चू मिसिंग हो चुका था पर तुमको आस पड़ोस में मिल चुका था, पर आखिरी बार वो तुम्हें नहीं मिला और आखिरी बार तुमने मुझे यही बोला था कि अप्पू के पास ही मैंने चच्चू को छोड़ के गया था। हो सकता है कि उसके मिसिंग के बारे में अप्पू को कुछ पता हो पर वो भूल चुके हैं। ये सब कुछ सुनने के बाद मानो अजय भी परेशान हो जाता है और सोच में पड़ जाता है। फिर कुछ टाइम बाद एक न्यूज आता है कि जंगल में किसी की कंकाल मिला है। फॉरेंसिक डिपार्टमेंट उधर आता है और ये पता चलता है कि वो एक जानवर का होता है, मतलब एक बंदर का। वो एरिया अजय के घर के पास था तो वो उधर जाता है। तभी उधर शिवा बोलता है कि तुम लोग घर जाओ, मैं घर आकर तुमको पूरी कहानी सुनाता हूँ। फिर रात को वो घर में आता है और ये बोलता है कि वेटरनरी डिपार्टमेंट से हमको ये पता चला है कि उस बंदर को गोली लगी है और सरप्राइजिंगली आज से 2 साल पहले ही तुम्हारे पापा ने उस जमीन को बेचा है। उससे पहले ये जमीन पूरी तुम लोगों की ही थी। फिर से हमको वही सीन दिखाया जाता है जहाँ पर उसके पापा वही पेपर कटिंग जो कि चच्चू के मिसिंग वगैरह के लिए था वही अपने घर में बैठ के वो देख रहे होते हैं और पुलिस स्टेशन में भी बातचीत हो रहा था इस केस को लेके और वो लोग बात करते हैं कि जो गोली उस बंदर के बॉडी में पाया गया .35 की, जो कि मुझे लगता है कि अप्पू सर के गन की है जो कि अभी फिलहाल मिसिंग है। और सर आप लोगों को सुनने में ये हैरानी होगा कि इससे पहले उनके पोता 3 साल पहले मिसिंग हो चुका है। फिर हमको दिखाया जाता है कि अजय एक दिन गाड़ी लेके बाहर जा रहा होता है और फॉरेस्ट एरिया से जब वो गुजर रहा होता है वो देखता है उसके पिता फिर से सुमन से बात कर रहे होते हैं और जब वो लौट रहे होते हैं उससे जब पूछते हैं वो बोलते हैं कि मैं इधर थोड़ा आया था टहलने के लिए। जब सुमन के बारे में वो पूछते हैं वो बोलते मैं किसी से मिला ही नहीं। फिर उधर से उसका बेटा उसे घर पे ले आते हैं। फिर कुछ टाइम बाद हम देखते हैं कि अप्पू हॉस्पिटल में जाता है और कुछ बिल्स वगैरह के बारे में पूछता रहता है। उन सब हिसाब को लेने के बाद वो जो गाड़ी से लौट रहा होता है वो दोनों रास्तों के बीचों बीच अपना गाड़ी को खड़ा कर देता है और कंफ्यूज हो जाता है घर की तरफ जाने वाला रास्ता कौन सा है। तब एक गाँव का पब्लिक बस जा रहा होता है तो उसके पीछे उसकी गाड़ी को ले जाता है और घर तक पहुंचता है। घर में जब वो पहुंचता है वो देखता है कि एक आदमी खड़ा हुआ है और उसे वो अपना दोस्त बताता है और अपना नाम अमृत बताता है। उसी के साथ वो फौज में था। अप्पू तुरंत घर के अंदर आता है और अपना लिखा झुका बाहर निकालता है और उसे तब पता चलता है उसी के दोस्त अमृत के बारे में और जो नोट में लिखा हुआ है उसके बारे में वो पूछता रहता है। पहले तो सब कुछ ठीक जा रहा था, फिर जब वो पन्ने पलटता है उसे पता चलता है कि ये कोई आर्मी वाला नहीं है, वो उससे झूठ बोल रहा है और इसी के साथ ये भी लिखा हुआ है कि ये जो भी बोलेगा वो झूठ बोलेगा, तो इसके बात पे कभी भरोसा मत करना। फिर उन दोनों में थोड़ा हाथापाई हो जाता है। तभी उधर अजय आ जाता है और इतने टाइम में जो कुछ भी हुआ वो सब कुछ अप्पू भूल चुका था, पर अमृत को पता चल चुका था इसे कुछ न कुछ पता है उसके बारे में। वो तुरंत उस जगह को नॉर्मलाइज करता है और चुपचाप उधर से अजय को बाय बोल के अमृत निकल जाता है। फिर हम पुलिस स्टेशन में देखते हैं कि 2 फोटोग्राफर आए थे, उन्होंने बहुत पुराना फोटो खींचा था, पर जब ये बंदर वाला केस बाहर आया उन्होंने वो फोटोज पुलिस ऑफिसर के साथ शेयर किया जहां पर हमको साफ दिखाई देता है कि बंदर के पास एक गन होता है। तब ये कांस्टेबल पहचान जाता है कि ये तो अप्पू सर की गन है और अप्पू को जब बुलाया जाता है और कंफर्मेशन लिया जाता है तब ये पता चलता है कि ये गन असलियत में अप्पू की ही होती है, पर पुलिस वाले बोलते हैं कि ठीक है इसके बारे में बाहर ना आए क्योंकि लोग पैनिक कर जाएंगे। फिर हम देखते हैं कि अप्पू घर में आता है और फिर से कुछ न कुछ कटिंग लेते हैं, कागज लेते हैं और जलाने के लिए जंगल चले जाते हैं। पर इस बार अपर्णा ने उनका पीछा किया। जलाने के बाद जब अप्पू थोड़ा दूर जा रहा होता है अपर्णा उधर जाते हैं, पूरे कागज वगैरह वो कलेक्ट कर लेके वो क्या जलाते हैं और इतने टाइम में उधर अप्पू आ जाता है और उन दोनों में हाथापाई होना शुरू हो जाता है। सब कुछ अजय दूर से देख रहा होता है और वो भागते हुए आता है और उतनी देर में हाथापाई की वजह से वो दोनों नीचे गिर जाते हैं और तुरंत ही अप्पू सब कुछ भूल जाता है और उन दोनों को ही डांटते हैं कि तुम्हारे बीच में कोई प्रॉब्लम है तो घर के अंदर जाके करो। तब अपर्णा उनके जाने के बाद बोलता है कि तुम्हारे पापा कुछ ना कुछ बड़ा जरूर प्लान कर रहे हैं। फिर ये लोग जाके सुमन से मिलते हैं और पूछते हैं कि मेरे पापा तुमसे क्यों मिलते हैं। फिर सुमन फ्लैशबैक में जाता है और पुराने दिन की कहानी सुनाता है कि असलियत में हुआ क्या था। वो
बोलते हैं एक दिन मैं जंगल के एरिया से जा रहा होता हूँ, मैं देखता हूँ कि तुम्हारे पापा तुम्हारे बच्चे मतलब चच्चू को मार रहा होता है। मैं उधर जाता हूँ और पूछता हूँ कि क्या हुआ। उधर एक बंदर की लाश साइड में पड़ा हुआ था और उसको गन की गोली लगी थी। मुझे अप्पू बताते हैं कि इसने मेरी गन को चुरा लिया और सेफ्टी लॉक को अनलॉक करके इस बंदर को गोली मार दी। मैं जब तुम लोगों के बारे में पूछता हूँ कि मम्मी पापा कहाँ हैं, तब वो बोलते हैं मुझे पता नहीं। तब अजय को पता चलता है कि वो और प्रवीणा तब चेकअप करने के लिए डॉक्टर के पास गए थे। तो सिचुएशन को संभालने के लिए मैंने भी किसी को कुछ भी नहीं बोला। बंदर को हमने चुपचाप दफना दिया और उस दिन के बाद वो भी मानो चीज को भूल गए थे। फिर कुछ टाइम बाद वो मेरे पास आते हैं और बोलते हैं कि मेरा गन मिसिंग हो चुका है। तब मैं उस दिन की पूरी इंसिडेंट उनको बताता हूँ कि क्या कुछ होता है, पर कुछ टाइम बाद वो फिर से भूल जाते हैं। इसलिए वो बार बार मेरे पास आते रहे और मैं उनको उस दिन की कहानी सुनाता गया। दूसरी जगह हमको ये पता चलता है कि अप्पू को पुलिस स्टेशन में ले जाया जाता है इन्वेस्टिगेशन मतलब पूछताछ करने के लिए कि वो गोली कैसे बंदर के अंदर गया, कैसे तुम्हारा पोता मिसिंग हो गया वगैरह वगैरह। और दूसरी जगह अपर्णा को अप्पू के रूम में कुछ एविडेंस और मिलते हैं जो कि वो पुराने नोट्स थे जिधर लिखा हुआ था टोटल 6 गोलियां थे, उसमें से 2 मिसिंग है। अब सवाल आ जाता है कि वो 2 गोली कहाँ गए। एक गोली तो बंदर को लगा, दूसरा गोली कहाँ पर है। अपर्णा के मन में ये क्वेश्चन खाया जा रहा था। और दूसरी जगह पुलिस स्टेशन में अजय जाता है उसी अमृत को लेके और पुलिस स्टेशन के सामने अमृत सब कुछ कन्फेस करता है। वो बोलता है मैं कोई आर्मी का ऑफिसर नहीं हूँ, मैं एक डॉक्टर हूँ जो कि उसका सीक्रेट थेरेपिस्ट है। वो कभी भी पैनिक में होते हैं तो सब कुछ भूल जाते हैं और मेडिकल हिस्ट्री भी उनको दिखाते हैं कि उनका इलाज चल रहा है। अप्पू जब ऐसे पैनिक करता है वो यूरिनेट भी कर देता है जो कि पुलिस स्टेशन में ऑलरेडी वो कर चुका था। ये सब कुछ होने के बाद मानो अप्पू को उधर से रिलीज कर दिया जाता है, पर हायर अथॉरिटी पुलिस वाले डिस्कस कर रहे होते हैं कि इसके पास इतने टाइम से गन का लाइसेंस कैसे था, तुम लोग बैकग्राउंड चेक टाइम से टाइम नहीं करते, अगर ये बाहर आ गया तो हम लोगों के ऊपर थू थू हो जाएगा, क्योंकि डिपार्टमेंट का इज्जत का सवाल है, ऐसे साइकोपैथ के पास गन नहीं होना चाहिए। फिर अप्पू को अजय घर में लाते हैं और अप्पू को फिर से पता चल जाता है कि उसके कमरे में कोई आया था और अजय के ऊपर फिर से वो चीखते हैं, पर अजय और अपर्णा तब कुछ भी नहीं बोलते हैं। अपर्णा फिर डॉक्टर से पूछते हैं कि पूरा मामला क्या है। वो बोलते हैं कि वो पुराने मेमोरी को भूलने के लिए तस्वीर, फोटोज, इसके साथ पेपर कटिंग वगैरह जला देते हैं, जैसे व्हाट्सएप मैसेज वगैरह या फेसबुक मैसेज वगैरह होते हैं। जो भी हमको पसंद नहीं आता है हम टाइम से उसको डिलीट करते हैं, इसे हिस्ट्री डिलीट भी बोला जाता है और वो वही काम करते हैं। ये सब कुछ बोल के अमृत चला जाता है। फिर रात को अजय से अपर्णा पूछती है तुम्हारे पापा क्या छुपा रहे हैं। 6 टोटल गोलियां थे, उसमें से 2 मिसिंग है, एक अगर बंदर को लगा तो दूसरा कहाँ गया। अजय फिर से शुरू करता है कि तुम पापा के कमरे में क्यों गए, ये सब कुछ तुम क्यों देख रहे हो। अपर्णा तब एक गन निकालता है और ये बोलता है ये गन पहचानते हो तुम, ये तुम्हारे पापा की है, तुम्हारे पापा के कमरा तलाशी करते टाइम मुझे ये मिला है। अजय फिर शॉक हो जाता है, एकदम चुप हो जाता है और अपर्णा ये भी बोलता है पुलिस वालों को जो फोटोग्राफ्स मिले थे बंदर के हाथ में गन था वो नकली है और इसी के साथ तुम्हारे पापा को सब कुछ पता था, पर गन तुम्हारे पापा ने क्यों पुलिस वालों को हैंडओवर नहीं किया, कुछ न कुछ तो तुम्हारे पापा और तुम छुपा रहे हो मुझसे। फिर अजय अपने पिता के बारे में एक चीज बोलता है, तुमको मैंने बताया था ना कि चच्चू लास्ट टाइम उसके दादाजी मतलब अप्पू के पास थे और जब हम लोग घर लौटे तब चच्चू मिसिंग था, तो सारा ब्लेम जाता है उसके दादाजी मतलब अप्पू के ऊपर, पर हमने उनको ब्लेम नहीं डाला और उसी के साथ वो खुद को जिम्मेदार मानते हैं। तो वो इन्वेस्टिगेशन हर समय शुरू करते हैं, पेपर कटिंग से, क्लूज से वो पता करने की कोशिश करते हैं कि असली मिसिंग करने वाला कौन है या असली खूनी कौन है, और उनको कोई ना कोई तो क्लू मिल जाता है और हर बार पता चल जाता है कि कौन असली खूनी या मिसिंग करने वाला है और सारा एविडेंस जाके वो फिर से जला देते हैं और फिर से ये लूप रिपीट होता है। वो हर एक लूप में जाते हैं और उनको खूनी और मिसिंग करने वाले के बारे में पता चलता है, पर कोई तो खास है या कोई भी राज है जिसको छुपाने के लिए वो सारे एविडेंस को जला देते हैं, क्योंकि वो एक आर्मी ऑफिसर है तो उनके पास एबिलिटीज है कैसे केस वगैरह को सॉल्व करा जाता है। तो अपर्णा पूछती है इतने टाइम में तुमको जरूर पता चल चुका होगा कि कौन है असली कातिल या मिसिंग करने वाला, ये तुम अगर मुझे बताते हो मुझे नहीं पता तो तुम झूठ बोल रहे हो। तब अजय चुप कर जाता है और रोता रहता है। फिर अजय बोलता है कि जब मैं कुछ दिन टेस्ट कराने के बाद प्रवीणा को लेके घर आता हूँ उसके साथ चच्चू भी होता है। फिर उनको छोड़ने के बाद मैं थोड़ा बाजार गया था और मैं जब बाजार से लौटता हूँ और मेरे पैरों तले जमीन खिसक चुका था, मैं देखता हूँ कि प्रवीणा पागलों की तरह बैठी हुई थी और मानो वो पूरी सुन पड़ चुकी थी। उसके सामने मैं चच्चू की बॉडी को देखता हूँ जिसके शरीर से खून निकल रहा होता है और मेरी पापा की गन उस साइड में पड़ा हुआ होता है। मुझे फिर प्रवीणा बताती है कि पापा के गन से खेलते खेलते उसने खुद को ही मार दिया। ये देखने के बाद मानो प्रवीणा को ट्रॉमा हो चुका था। मैं जल्द से जल्द उसे डॉक्टर के पास लेके जाता हूँ और उसको हॉस्पिटल में एडमिट करने के बाद मैं लौट के आता हूँ चच्चू को देखने के लिए। पर जब मैं लौट के आता हूँ मैं देखता हूँ कि चच्चू की बॉडी उधर थी ही नहीं और मेरे पापा डाइनिंग टेबल पे बैठ के खाना खा रहे थे और वो मुझसे ऐसे मिलते मतलब कुछ हुआ ही नहीं है। मैं भी उनको कुछ एक्सप्लेन करने की हालत में नहीं था। मुझे पता था कि मेरे पापा ने ही सारे एविडेंस सब कुछ मिटाए हैं
और वो अब सब कुछ भूल चुके हैं कि क्या कुछ हुआ था, क्योंकि वो ये सब कुछ देख के नर्वस हो चुके थे और नर्वस होने की वजह से वो सब कुछ भूल जाते हैं। और अपने परिवार को बचाने के लिए उन्होंने ये काम किया था, मतलब चच्चू के बॉडी को उन्होंने छुपा दिया था और सारे एविडेंस को गायब कर दिया था। और इतने सालों से वो खुद को ही दोषी मानते हैं और हर बात क्राइम को सॉल्व करते हैं। और आखिरी टाइम पे जब उनको पता चलता है कि उनकी करीबी लोग फंसेंगे इस केस में, तो सारे एविडेंस जाके वो जला देते हैं। ये सब कुछ इतने टाइम से ही लूप में चल रहा होता है। वो केस सॉल्व करते हैं, पता चलता है कि उनके बेटे बहू फंसेंगे, तो वो जाके सब कुछ जला देते हैं। प्रवीणा भी इस ट्रॉमा को सही नहीं पाई। कुछ टाइम बाद वो भी मुझे छोड़ के चली गई, पर मेरे पापा आज भी मुझे बचा रहे होते हैं। गलती मेरे पापा की हो या मेरे बच्चे की या मेरी, वो चाहते हैं कि एक गलती की वजह से किसी को और परेशानी ना आए। उनको भूलने की बीमारी है, फिर भी वो अभी तक हमको प्रोटेक्ट कर रहे हैं। और फिर से हमको दिखाया जाता है कि अप्पू ने फिर से केस को सॉल्व कर दिया है और फिर से जाके सारे एविडेंस वो जला रहे होते हैं। और पीछे से अजय जाता है, उनको हक कर लेता है। और इसी के साथ ही मलयालम जिम मूवी का एक्सप्लेनेशन खत्म होता है। वीडियो को आखिर तक देखने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया और वीडियो को जरूर लाइक कर दीजिए। रुकिए, आप लोग जाइएगा मत। आप लोगों के लिए एक फ्री मूवी वाउचर या कोई भी OTT प्लेटफॉर्म का 1 महीने का सब्सक्रिप्शन टोटली फ्री हम लोग दे रहे हैं। वो आपको मिलेगा एक छोटा सा टास्क करने की वजह से। आप लोगों के लिए हमारा और एक फ्री सर्विस है, तो वो क्या है, एक वीडियो प्ले होगा अभी, उसको थोड़ा देख लीजिए। अगर आप ऑनलाइन शॉपिंग करते हो फ्लिपकार्ट, अमेजॉन, मिंत्रा में, तो आपको पता होगा कि लिमिटेड टाइम के लिए प्रोडक्ट के प्राइस डाउन हो जाते हैं। तो तभी हम हमारे ग्रुप में उस प्रोडक्ट की डील डाल देते हैं, आप लोग खरीद लेते हो। तो पिन कमेंट के पहले लिंक से हमारे ग्रुप में ज्वाइन हो जाइए, जो कि टोटली फ्री है। अब खरीदेंगे फ्लिपकार्ट, अमेजॉन, मिंत्रा से, और कब प्राइस डाउन जा रहा है वो हम आपको बताएंगे। देख लिया, अच्छे से समझ लिया कि आप लोगों का क्या बेनिफिट होने वाला है, तो ग्रुप में ज्वाइन होइए और इस वीडियो के कमेंट सेक्शन में अपना ओपिनियन दीजिए एक्सप्लेनेशन से रिलेटेड। और उसी के साथ ये भी लिखिए कि आपको हमारा शॉपिंग ग्रुप कैसा लगा। बस इतना ही काम है। नेक्स्ट वीडियो जब हम अपलोड करेंगे, हम रैंडम एक कमेंट पिक करेंगे, उसको हम ईमेल के थ्रू कांटेक्ट करेंगे एंड गिफ्ट वाउचर या OTT सब्सक्रिप्शन पहुंचा देंगे। सो इतना ही था। तो चलिए नेक्स्ट मिलते हैं ऐसे एक बेहतरीन वीडियो के साथ। तब तक के लिए बाय बाय एंड सी या।